बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और जब ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहाँ मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लत्तर वर्गीय फसलों को समय से करें तुड़ाई, कम अवधि और सूखारोधी किस्म लगाने का करें प्रयास। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं स्वर्णप्रिया। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, यदि आप लत्तर वर्गीय फसलों की खेती किए हैं तो समय से तुड़ाई करना जरूरी है। समय से तुड़ाई नहीं करने से फसलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। साथ ही जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें। राज्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि किसान कम अवधि और सूखारोधी किस्म लगाने का प्रयास करें। सूखारोधी किस्मों के लिए मल्चिंग तकनीक को अपनाएं। साथ ही 15 अगस्त तक कुल्थी, मक्का, सरगुजा, अरहर, उड़द, मड़ुआ लगाने की कोशिश करें। किसान भाई, बारिश समय से नहीं होने या कम होने से निराश नहीं हो। आप चाहें तो इस बार लाह की खेती कर अच्छी आमदनी कर सकते हैं। बारिश कम होने से लाह के कीटों का संचरण अच्छा होता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। इस बार जो बारिश हमारे पास जब कम होती है तो लाह का उत्पादन अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब बिहन लाह का संचरण होता है उसमें अधिक बारिश होने से कीट जो है वो अधिक धुल जाते हैं बारिश में। और जब बारिश में कम रहने से वो कीटों की संख्या जब ज़्यादा संचरण मात्रा में जो है उसका संचरण होता है तो अच्छा उत्पादन होता है। तो इस बार लाह के अगर दृष्टिकोण से सोचें तो बहुत ही अच्छा उत्पादन हमको प्राप्त होने की संभावना है। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पंत अनुपमा, स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल, स्ट्रिंगलेस लगाएं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। अम्लीय मिट्टी में 1 महीना पहले चूने का भुरकाव करें। रोपाई के समय गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 40 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। फ्रेंच बीन की खेती बरसात के समय मेड़ बनाकर करें। किसान भाई, डिबलिंग विधि में बीजों को बोने के लिए रोटरी डिबलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में फल छेदक कीट की रोकथाम के बारे में। मिर्च फसल में फूल और फल लगने के समय फल छेदक कीट लगने का खतरा रहता है। किसान भाई, इस कीट की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 500 मिलीलीटर इंडोक्सा कार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस।
वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। बारी है जानकारी की, तो आज की पहली जानकारी है धान में लगने वाले रोग व प्रबंधन के बारे में। आइए लेते हैं जानकारी। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में लगने वाले रोग एवं उसके प्रबंधन के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र प्रसाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमने विषय लिया है धान में लगने वाले रोग एवं उसके प्रबंधन के बारे में, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि धान में प्रमुख कौन कौन से रोग लगते हैं और इसका प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करेंगे। किसान भाई, धान एक प्रमुख फसल है और इसमें लगने वाले कई रोग हैं। उसमें से प्रमुख हैं झुलसा, भूरा चित्ती, धड़ सड़न, आभासी खंड। ये 4-5 बीमारी जो है रोग है धान के लिए बहुत ही प्रमुख बीमारी है, जो झारखंड के परिवेश में आक्रमण होता है। इनका प्रबंधन करने के लिए हमारे किसान भाई क्या तरीका अपनाएंगे, कैसे शुरुआती दौर पे इनका प्रबंधन किया जा सकता है? रोगों के प्रबंधन के पहले किसान भाई को ये जानना होगा कि इस रोग के लक्षण क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं झुलसा रोग पर। तो झुलसा रोग में पत्तियों पर भूरे रंग का नाव के आकार का धब्बा बन जाता है, जिसके केंद्र में राह के आकार का स्पॉट रहता है।
और ये पत्तियों की बात हुई, यही झुलसा रोग बालियों के ठीक नीचे जो उसका गर्दन होता है बाली का, वहाँ पर भी जब आक्रमण होता है तो वहाँ पर भी काला धब्बा के रूप में बनता है, जिसके चलते बालियों में ऊपर पोषण नहीं पहुँच पाता है। और अगर जिस झुलसा रोग का प्रकोप बालियाँ लगते समय गर्दन पर हो तो इस तरह की बीमारी को कहते हैं धान के गर्दन का या नेक का ब्लास्ट, और पत्ती पर लगता है तो उसको कहते हैं पत्तियों का ब्लास्ट या पत्तियों का झुलसा। तो ये हो गया झुलसा बीमारी का लक्षण। उसी तरह से धड़ सड़न है, जब धान की रोपाई होती है तो उस समय धान का तना नीचे सड़ जाता है और सड़ने के चलते ऊपर पोषण रुक जाता है, और जिसके चलते धान का जो कीटग्रस्त तना है, धड़ है, उसमें पौधे मर जाते हैं और उपज में ह्रास होता है। उसके अलावा धान का भूरा चित्ती रोग है, जो खास कर सुखाड़ की अवस्था में जो धान में लगता है, और ख़ास कर जो ऊपरी भूमि में सीधी बुआई वाले धान में भूरी चित्ती रोग, जिसे ब्राउन स्पॉट कहते हैं, ज़्यादा होता है। इसका लक्षण है कि पत्तियों पर बिंदी के आकार का भूरा धब्बा बन जाता है, और जब आक्रमण बढ़ता है तो ये ऐसा भूरी चित्ती का निर्माण कई होता है, जिसके चलते पूरे पत्ती पर इस तरह का रोग का धब्बा बनता है, जिसके चलते क्लोरोफिल नष्ट होने के चलते पौधा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और उपज में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा बालियाँ फूटने के समय और जो बीमारी लगता है, रोग लगता है, उसको कहते हैं आभासी कंठ, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको फॉल्स स्मट। इसमें बालियों में हरे रंग का पाउडर के रूप में दानों पर एक आकृति उभरता है, और जो सामान्य दाना का जो आकार होता है उसके दुगने आकार का दाना प्रतीत होता है, और इससे उपज में काफ़ी नुकसान होता है। तो ये जो 4 बीमारी है, रोग है धान का, बहुत ही प्रमुख है। इसको पहचानने का जो लक्षण हम अभी बता चुके हैं, इस लक्षण को किसान भाई ध्यान रखें, और विशेष जानकारी के लिए हमारा BAO का जो किसान मार्गदर्शिका प्रकाशित होता है उसको अगर अपने पास रखें तो खेतीबाड़ी में होने वाले सारा नुकसान और उसका निदान के बारे में जानकारी उनको मिल जाएगी। किसान भाई बहुत ही सजग रहते हैं, खेतों का भ्रमण नियमित रूप से किया करते हैं, तो उसी समय से जब भी खेत में जाएं तो खेत का जो पौधों का क्या ज़रूरत है, पौधों में क्या किस तरह क्रिया लग रहा है, किस तरह बीमार लग रहा है, इस रूप में उनको पौधों का अवलोकन करें, और अवलोकन करने पर जो हम अभी लक्षण बताए हैं उन लक्षणों के आधार पर उनको पता चल जाएगा कि उस धान के फसल में कौन कौन सा बीमारी किस अवस्था में आक्रमण करता है। यूँ तो पौधशाला में, खास करके पौधशाला में जो झुलसा रोग है, ये जो झुलसा रोग है इसका ज़्यादा आक्रमण हुआ करता है। तो झुलसा में देखेंगे कि पत्तियों पर नाव के आकार का धब्बा बन गया है, और उसको अगर हाथ से हल्का बल प्रयोग से अगर खींचेंगे तो सारा रोगग्रस्त पत्तियां हाथ में चला आएगा, और बिछड़ों को उखाड़ना चाहेंगे तो उखाड़ने में बिछड़ा बहुत नाम मात्र का मिलेगा, बाकी क्योंकि उसका तो झुलसा के चलते सारा पत्तियां ख़त्म हो चुकी होगी। तो इस आधार पर प्रारंभिक अवस्था में भी जो धान में झुलसा का प्रकोप होता है उसको पहचानते हुए और उसका निदान के लिए जब ही इस तरह का आक्रमण शुरू हो तो उस अवस्था में धान के ऊपर नर्सरी में बेबस्टीन नाम का फफूंदनाशी 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाते हुए उसका भरपूर स्प्रे करें जब मौसम साफ़ हो। तो ऐसा करके बिछड़ा में होने वाले जो बीमारी है उससे बचाते हुए, बिछड़ों को निरोग रखते हुए खेती करने के लिए आगे बढ़ें। साहब, इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारी फसल तो लहला रही है लेकिन उसमें दाने ठीक से नहीं आती, तो यह क्या किसी रोग के कारण होता है या कि इसका क्या उपाय हो सकता है, ये आप हमारे किसान। दानों लगने के पहले जो और बीमारी है जैसे कि धड़ सड़न और झुलसा रोग, चाहे वो पत्तियों में लगे या फिर आपका बालियाँ में लगे या बाली के नीचे गर्दन पर लगे, तो उससे बचाने के लिए बेबस्टीन नामक फफूंदनाशी अथवा साफ नामक फफूंदनाशी
में से बावेस्टीन अगर लेना है तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं। अगर साफ़ या कंपेनियन लेना है तो उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं। इस घोल के द्वारा साफ मौसम में खड़ी फसल पर अच्छी तरह छिड़काव करें। तो ऐसा करके जो पत्तियों में, पौधों में जो रोग लगता है उससे आप फसल को बचा सकते हैं। अब रही बात कि जब बालियाँ फूटने की अवस्था आती है, जैसा कि अभी प्रश्न किया गया, तो उस अवस्था में आभासी कंड या फॉल्स स्मट का जो आक्रमण आजकल बहुत प्रचलित हो गया है, पाया जा रहा है, तो उससे बचने के लिए ज्यों ही बालियाँ निकलने लगे उस समय टिल्ट नाम का फफूंदनाशी का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव पौधों पर उस समय करें जब बालियाँ निकलनी प्रारंभ हो रही हैं। और इसका तो इस रसायन के छिड़काव की पुनरावृत्ति 2 बार और अगर कर दें 15-20 दिनों के अंतराल पर, तो बाली में लगने वाला आभासी कंड से आपके फसल को निजात मिलेगा और फसल का नुकसान नहीं होगा और भरपूर उपज आप ले सकेंगे। उसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार का रोग का प्रकोप उनके ऊपर फसलों पर हो जाता है तो उसकी रोकथाम कैसे करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे ताकि उनको कम से कम? सबसे पहले तो खेत जब तैयार करते हैं उस समय खेत में खरपतवार जितना उसको न चुन के या जैसे भी हो उसको नष्ट कर दें। साफ़ सुथरी खेती होनी चाहिए। फिर बाद में उसके अलावा जब बीज की बुआई होती है पौधशाला में, तो बीज का उपचार 1 ग्राम प्रति लीटर 1 ग्राम बावेस्टीन या 1 से 2 ग्राम बावेस्टीन प्रति किलो बीज की दर से उसे बीज उपचारित कर लें। तो ऐसा करने से बहुत तरह बीमारी जो प्रारंभिक अवस्था में लगता है उसका निदान हो जाएगा और ये बीमारी लगने से पहले का उपचार हो जाएगा। उसके अलावा जब खेत में जाएं और जो हम अभी बीमारी जिसका गिनती हम कर चुके हैं, उसका लक्षण बता चुके हैं, उसके हिसाब से पौधा का अवलोकन करें और उसी के हिसाब से जो हम रसायन बताए हैं, बावेस्टीन या साफ या टिल्ट, इस तीनों में से आवश्यकता के हिसाब से जलीय घोल का छिड़काव खड़ी फसल पर साफ मौसम में किया करें। तो ऐसा करके आप फसल अपने धान के फसल को अनेक रोगों से बचाव करते हुए भरपूर उपज ले सकते हैं। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी धान में लगने वाले रोग एवं उसके प्रबंधन के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई, जोहार। यहाँ बारिश का मौसम है और इस मौसम में मानसून को देखते हुए हम कृषि को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, कृषि कार्य को लेते हैं एक परामर्श। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस साल बारिश कम हुई है जिसके कारण आपकी धान की रोपनी जो है पीछे हो गई है, या जो भी फसल आप लगा रहे हैं निसंदेह उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो अभी क्या करें, इस परिस्थिति से कैसे निकलें, इसके उपाय बताना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और इस महत्वपूर्ण विषय पे आज हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, कार्यक्रम समन्वयक हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग के। इनसे जानेंगे कि आपके लिए अभी आने वाले समय में क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं। सर, जैसा कि अभी का मानसून का समय चल रहा है, जिस अनुपात में बारिश होनी चाहिए थी नहीं हो रही है, किसानों ने बिचड़ा भी डाल दिया लेकिन रोपनी करने में भी मुश्किल आ रही है। तो कैसे इस हालात से अभी निकलें किसान भाई? इस बार तो काफ़ी विकट परिस्थिति है। आप वर्षापात को ही देख लें तो औसतन यदि अपने राज्य की बात करें तो करीब 49% से लेकर 80% तक ये वर्षापात का कमी आई है। और रही बात जो आप बात करें कि बिछड़ा भी बहुत जगह डाल दिया गया, बहुत जगह नहीं भी डाला गया है, उसमें कैसे अब किया जाए, तो एक विकट परिस्थिति तो हम लोग के सामने आई है। लेकिन किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये विकट परिस्थिति में भी हम लोग कुछ समाधान खोज सकते हैं। थोड़ा अपने साहस का, धैर्य का साहस देना पड़ेगा। रही बात 2-1 की खेत, यदि हम, क्योंकि झारखंड का जो भौगोलिक स्थिति है आप उसको देखेंगे तो वो मिट्टियाँ जो ज़मीन है वो कई भाग में बटी हुई है, 2-1, 2-2, 3। तो जो 2-1 है, अभी धान की खेती सिर्फ 2-1 में हो सकती है, क्योंकि उसमें हम यदि छोड़ भी देते हैं तो कोई दूसरी फसल हो नहीं सकती है। और 2-1 में जैसा कि अभी बारिश इधर 25 मिलीमीटर, 30 मीटर, 40 मिलीमीटर बारिश हो रही है, आज का भी है, कल भी होगा, इस तरह का है। लेकिन अगस्त तक बारिश, जो IMD का फोरकास्टिंग है, अगस्त तक बारिश इसी तरह बहुत अच्छी बारिश नहीं होने जा रही है। सितंबर अक्टूबर में बारिश अच्छी है। तो जो 2-1 है, 2-1 में बिछड़ा, जो लोग किसान भाई जो बिछड़ा लगा दिए उनके लिए है, तो वो बिछड़ा यदि पुराना हो गया है तो ऊपर से उसको कट करके वो 2-1 में आप बिछड़ा को लगा सकते हैं। बिछड़ा लगाते समय लाइन से लाइन दूरी और पौध से पौध की दूरी को थोड़ा घटा दें, बिछड़ों की संख्या को बढ़ा दें और उर्वरक की मात्रा को 25% तक कम करके
वहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग कर दें। लेकिन कहीं कहीं 2 नेक में भी ऐसी भी परिस्थिति कि एकदम सूखा हुआ है, उस कंडीशन में हम सीधी बुआई कर सकते हैं। सीधी बुआई के समय हमारे पास एक ऑप्शन है कि कम समय की प्रजातियों का, जैसे सहभागी है, स्वर्णश्रेया है, इन सब प्रजातियों का हम उपयोग कर सकते हैं। तो हल से जुताई करके पीछे हल के पीछे सीधी जुताई कर दें तो इसमें धान की खेती, क्योंकि ये 20-25 दिन बचा देता है और बाद जैसी बारिश आती है उसमें ये कुछ हमारा उत्पादन कुछ तक भरपाई हो सकती है। लेकिन आने वाले समय में अनिश्चितता बनी हुई है, जो ग्राउंड वाटर है या जो तालाब हैं वो भी उस हद तक नहीं भरे हुए हैं कि भविष्य में वो पटवन कर पाए, तो उस स्थिति को फिर कैसे संभालें? जनरली हमारे मानसून यदि सही रहता है तो किसान भाई धान ही लगाते हैं, कम समय अवधि वाली। लेकिन अब इस परिस्थिति, अभी जो विकट परिस्थिति आई है, उस कंडीशन में हमको दलहन और तिलहन की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। खासकर अभी जो मौसम है इसके देखा जाए तो दलहन में आप उड़द की खेती की जा सकती है, ग्रीन ग्राम मूंग की खेती की जा सकती है, अरहर को भी कम अवधि वाली अरहर की भी अभी भी संभावना है, अरहर की भी खेती कर सकते हैं। मक्का के साथ हम इसका इंटरक्रॉपिंग हम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे करते हुए और जहाँ पे थोड़ा एश्योर इरिगेशन, वहाँ पे सब्जी की खेती कर सकते हैं। और एक और मौका है कि हमको जब आगे चल के सरगुजा की भी खेती, क्योंकि लेट खरीफ होता है, सरगुजा ये सब चीज़ों का, तिल है, उनकी खेती हो सकती है। प्री रबी में हम ज़्यादा शिफ्ट कर सकते हैं कि जब हमारा अक्टूबर हो गया तो तोरिया हुआ या फिर सरसों हुआ, इन सब की खेती कर सकते हैं। ये लिंटिल हुआ, इन सब फसलों को हम रबी में हम अच्छी कवरेज कर सकते हैं। उतनी बारिश तो हमारे यहाँ हो जाती है। और किसानों के मन में शंका हाँ, यहाँ ये जरूर, ये सही बात है आपकी, किसान के मन में है शंका, क्योंकि हम लोग भी अभी कई जगह जा रहे थे, इस तरह की बातें आ रही हैं, प्रश्न आ रहे हैं। तो किसान भाइयों से ये है कि वो दलहन और तिलहन में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें जितनी बारिश है, क्योंकि सितंबर के बाद, सितंबर अक्टूबर ये सब बारिश अच्छी बारिश है, तो वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। जो भी हमारे पास पानी की जो थोड़े बहुत सोर्स हैं उसको है, हाँ, कोशिश करना है कि हमको रीज एंड फरो में मेड़ पे लगाएं, और जो आप बताएं कि नमी को कैसे बरकरार करें, उसके लिए हमको मल्चिंग पे जाए, चाहे प्लास्टिक मल्चिंग कर ले, चाहे बायो मल्चिंग है, मल्चिंग से जाएंगे तो वो नमी भी हमारी बची रहेगी और उत्पादकता पे भी अच्छा हो जाए और दलहन तिलहन में हम अच्छा कर सकते हैं। अभी सबका जो हम डेटा भी, ट्रेंड भी आया है, दलहन तिलहन में हमारा कवरेज अच्छा है पिछले साल के तुलना में। अच्छा सर, खरीफ पे जिस तरह से नकारात्मक असर पड़ रहा है मौसम का, जहाँ पे कि उत्पादन या कहें कि बुआई ही नहीं हो पा रही है, उत्पादकता में भी कमी आएगी, तो इसका असर तो कई क्षेत्रों पर पड़ेगा, इवन पशुपालन पर भी पड़ेगा। तो जो पशुपालक भाई हैं वो कैसे फिर आने वाले समय के लिए प्रिपेयर करें, खासकर चारा को लेकर? हाँ, ये तो एक समस्या है, क्योंकि हमारे प्रदेश में पशुपालन इस तरह का भी साइलेज वोलेज का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना ज़्यादा ग्रीन होता नहीं है, क्योंकि जनरली इस पे है। तो अब उसको तो करना पड़ेगा, जो भी लो लैंड में यदि खेती हो रही है, जो धान ओन होती है उस पुआल में, या किसान भाई को ये है कि जो घास उस हैं, जंगल वंगल में घास हैं, या फिर कुछ इस तरह का पौधा हैं जो बरसीम उरसीम की खेती हो सकती है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है, जो हरा चारा है, उन पे कंसंट्रेट करना चाहेगा। और खासकर मिनरल्स के कंटेंट को बढ़ा दिया जाता है, जो मिनरल्स होते हैं उस पर बढ़ा के ड्राई पीरियड में कम से कम उसके द्वारा पूर्ति किया जा सकता है। यही सब छोटे छोटे उपाय करने, एक समस्या तो है एक। जी अच्छा सर, इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए सरकार भी प्रयास करती है, या कहें कि आने वाले समय में अगर सुखाड़ की घोषणा हो जाती है तो किसानों को मुआवजा ही मिलेगा, लेकिन कई सारे ऐसे किसान हैं जिनको पता नहीं है कि आवेदन कहाँ देना है, कैसे संपर्क करें, अपनी भरपाई, अपनी क्षतिपूर्ति वो कैसे करें, थोड़ा इसके बारे में। हाँ, ये एक अच्छा ये प्रश्न है कि देखिए, अभी हर एक प्रखंड में, इवन पंचायत स्तर पे इस तरह का जिला कृषि कार्यालय की तरफ से हर एक जिले में जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। अब किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस विकट परिस्थिति में आप किसान क्रेडिट कार्ड का आप उपयोग करिए। जो ब्लॉक प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं या बीटीएम हैं, उनसे संपर्क में आप रहिए, अपने कृषक मित्र के संपर्क में रहिए। सुखाड़ की स्थिति में बहुत सारे और भी योजनाएं हैं, उनसे संपर्क में आप रहिए। इस तरह का एक जागरूकता कार्यक्रम से जिला स्तर पे जिला कृषि पदाधिकारी और प्रखंड स्तर पे और पंचायत स्तर पे कृषक मित्र और प्रखंड स्तर पे प्रखंड कृषि पदाधिकारी और बीटीएम के संपर्क में रहेंगे। इस तरह का अभी जागरूकता कार्यक्रम, उनसे संपर्क करके इस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और जो किसान भाई अभी धान के बदले कोई और फसल लगाना चाहते हैं, उसमें परामर्श चाहते हैं या किसी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यान उनको किस हद तक मदद कर सकता है? देखिए, हम लोग जो अभी आप किसान भाइयों के इस समय थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक होना होगा। अभी आज के ही
पेपर में देखिए कि क्या क्या फसल हो सकती है, वैकल्पिक फसल हो सकती है, उसके बारे में निकल रहा। हम लोग पेपर के द्वारा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है उनके द्वारा पहुंचने की कर रहे हैं। बल्क में मैसेज है किसान भाइयों, अभी थोड़ा टेक्स्ट मैसेज देखें कि इसके द्वारा कर रहे हैं। और जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी में या जिले में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आत्मा है, जिला कृषि कार्यालय, जिला बागवानी पदाधिकारी है, इन लोगों के भी संपर्क में आप रहें। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि इस विकट परिस्थिति में जबकि बारिश कम हो रही है और हमारे विशेषज्ञ ने आपको काफ़ी हद तक जो है आपकी शंका आशंका को दूर किया होगा कि आप वैकल्पिक कृषि के माध्यम से भी जो इधर की क्षति है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े और इस विषय महत्वपूर्ण विषय पे इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? इन जानकारियों पर यदि आप अमल करते हैं तो लाभान्वित ज़रूर होते हैं और हमारे कई सफल किसान हैं, हमें पता है। तो जानकारियों का ज़रूर लाभ उठाइए और जानकारियाँ हम यूँ ही आपको देते रहेंगे। अब फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।